How are you all? I hope you all are well and good. So students, this is sixth part of first lesson in civics of class 8th which name is the Indian Constitution. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाए। एंड वीडियो को कंप्लीट देखें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो इससे पहले हम इस लेसन के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो। एंड दिस इज बुक पेज नंबर 14। एंड हम कर रहे थे हमारी लास्ट वीडियो में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की की फीचर्स क्या हैं। तो आज हम 4th की फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देखेंगे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है स्टूडेंट्स, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा भी कहलाता है। अंतरात्मा मतलब कि क्योंकि ये सभी लोगों के लिए होते हैं, सभी लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं जिनसे कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरीके का शोषण नहीं कर सकता। And colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India। यानी कि जो कॉलोनियल रूल था, मतलब जब ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में, तब जो हमारे जो नेशनलिस्ट थे, मतलब जो उस टाइम जो एक फ्री इंडिया के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे, वो जो नेशनलिस्ट थे उनके माइंड में एक संदेह आ गया था कि क्योंकि कॉलोनियल रूल के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने ही रूल रेगुलेशन बना लेते थे, जब उनके मन आए तब वो अपना नया रूल बना देते थे। लोगों को कभी बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर लेना, या बिना कहीं वो 2 बंदों से ज्यादा इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, मतलब इस टाइप के काफी सारे रूल्स वो बना लेते थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं था कि वो उससे वो किसी की डिग्निटी को ठेस पहुंचा रहे हैं या फिर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं या टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये जो चीजें जो नेशनलिस्ट ने देखी थी, तो इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स बनाए हमारे संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि इनसे कभी भी कोई भी स्टेट जो है, कोई भी स्टेट पावर यानी कोई भी गवर्नमेंट वो मिसयूज नहीं कर सकती अपनी पावर का। वो अपने रूल्स रेगुलेशन इतनी आसानी से नहीं बदल सकती। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन को राज्य की जो मनमानेपन से और जो उसकी जो पावर है उससे, यानी कि कोई भी उसकी पावर पर अंकुश लगा सकता है और जो अपना मनमानापन नहीं कर सकती कोई भी सरकार। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जाकर किसी भी तरीके की मनमर्जी नहीं कर सकती। द कॉन्स्टिट्यूशन थस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी व्यक्ति और व्यक्ति के समक्ष दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, गारंटी देता है कि किसी के साथ भी किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 है स्टूडेंट्स, जो कि आपने अच्छे से राइट कर लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। अभी हम करेंगे उनके बारे में भी डिस्कस। Moreover, the various minority communities also express the need for the constitution to include rights that would protect their groups। तो काफी सारी जो मिनोरिटी कम्युनिटीज थी, मिनोरिटी स्टूडेंट्स मतलब कि जो संख्या में कम थे, जो जिस भी कम्युनिटी के लोग, वो चाहते थे कि संविधान में उनके अधिकारों को भी शामिल किया जाए, सो दैट कि वो अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटी द राइट ऑफ मिनोरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसलिए गारंटी देता है, मतलब कि मिनोरिटी को राइट देता है कि उनके साथ मेजोरिटी जो है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं कर सकती।
एंड मेजोरिटी मतलब संख्या में ज्यादा होना। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड, तो उनके जो ऑब्जेक्ट है वो टू फोल्ड है, मतलब कि दोहरे वो अपनी दोहरा उद्देश्य है या एम है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन ए पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। तो फर्स्ट ये है कि हर व्यक्ति को राइट है कि वो अपने अधिकारों की दावेदारी कर सके, अपने अधिकारों के प्रति क्लेम कर सकता है वो। एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज। और दूसरा ये है कि ये राइट जो है वो सभी सत्ता या गवर्नमेंट के लिए बाध्यकारी होंगे जो कानून बनाते हैं, मतलब कि जो कानून बनाते हैं उनके ऊपर भी एक कंट्रोल होगा कि वो अपनी मर्जी से कोई कानून ऐसा ना बनाए जिससे कि किसी भी सिटीजन को, किसी भी पर्सन को लगे कि उनसे उनके अधिकारों के प्रति शोषण हो रहा है उनके साथ। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy। तो मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया गया है, एक और सेक्शन भी है। दिस सेक्शन वाज डिजाइन बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये सेक्शन भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उनके द्वारा ही बनाया गया। और टू इंश्योर, मतलब इसमें इंश्योर किया गया कि ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड टू सर्वे एज ए गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिटिकल दैट हेल्प रिड्यूस द पुअर्टी ऑफ द मासेज। तो उसमें ये ऐड किया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो अपने सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके समाज में, और वे चाहते थे कि एक आजाद जो भारत है उसकी जनता में जो गरीबी दूर करने वाले जो कानून है और जो नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा वो अपने सामने रखें। मतलब कि ये सिद्धांत ऐसे बनाए गए जिससे कि समाज में कुछ सुधार लाया जा सके। सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है सुधार लाना, तो सामाजिक और इकोनॉमिक मतलब समाज में सभी के साथ इक्वालिटी हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और इकोनॉमिक मतलब जो गरीब और अमीर के बीच जो डिफरेंस है जिसकी वजह से काफी लोगों को बहुत बार काफी बुरा फील करना पड़ता है। तो ये चीजें खत्म करने के लिए एक अलग से सेक्शन जोड़ा गया जिसको कि हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं हमारे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, नंबर 1 इज राइट टू इक्वालिटी। ये आप रीड कर लेना, इसमें इक्वालिटी के बारे में ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ राइट टू इक्वालिटी को लेकर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सेकंड इज राइट टू फ्रीडम। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यहाँ एक एक्टिविटी भी दी गई है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज है कि एक्टिविटी है ये कि आप जो ये फंडामेंटल राइट्स अगर आप अच्छे से रीड करते हो तो इनसे रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस है, इनके आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आएगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्यों जरूरी है। अब हम हमारी लास्ट फीचर पर आ गए हैं, दैट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता। तो देखते हैं क्या है इसमें। ए सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। तो सेकुलरिज्म जो है एक ऐसा राज्य होता है जिसमें कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता और वो ना ही किसी दूसरे रिलीजन को या किसी एक रिलीजन को प्रमोट करता है, यानी कि उसके लिए सब रिलीजन क्या है, बराबर है, धर्मनिरपेक्ष इसको हिंदी में कहेंगे। कि किसी भी धर्म को लेकर जो है सेकुलर नहीं किया जा सकता देश को। कि वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर, और इस चैप्टर में हम इसे और रीड से करेंगे।
You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. मतलब कि ये कह रहा है कि अब तक आप ये समझने लग गए होंगे कि कभी कभी किसी भी देश का जो हिस्ट्री है, देश की जो हिस्ट्री है वो ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। बिल्कुल, क्योंकि हिस्ट्री जो थी हमारे इंडिया की, जैसे उस टाइम जो सर्कमस्टांसेस थे, जो कंडीशंस थी, उनको देखकर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियाज दैट वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू adhere to, including the representatives that we elect to rule us. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे उन आइडियल्स को तय करता है, तय करने में एक इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है कि हम अपने देश और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए किस तरीके की सरकार बनाना चाहते हैं, किस तरीके का डेवलप करना चाहते हैं देश को। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, ए चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम। जैसे कि फुटबॉल का गेम था जिसमें कि अगर हम कुछ भी चेंज कर दें तो गेम के सिद्धांत ही क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन चेंज्ड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी, यानी कि जैसे गेम में रूल चेंज होते ही सारा गेम चेंज हो जाता है, ठीक इसी तरह जो अगर संविधान की बात करें तो संविधान में भी अगर हम कुछ चेंज करें तो बुनियादी स्वरूप ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऑफन ए मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री, यानी कि एक बड़ा चेंज, भारी बदलाव अगर देश के संविधान में आ जाता है तो देश का बुनियादी स्वरूप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीड्स टू अडॉप्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट हैज रिसेंटली बिकम ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो हम ये देख चुके हैं, नेपाल का एक जो दिया था इसने एग्जाम्पल, वहां क्या था, वहां पर डेमोक्रेटिक समाज बनाने की, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने की जरूरत के साथ ही वहां पर संविधान की भी क्या हो गई, नीड्स हो गई। तो इसी तरीके से हर देश को होती है नीड्स संविधान की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सभी लोगों की इक्वालिटी के लिए उनके फंडामेंटल राइट्स सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उन्हें कोई आसानी से चेंज भी नहीं कर सकता। The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp। तो जो हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिन फीचर्स के बारे में अभी हमने रीड किया है वो आपको अभी हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड लगे, बहुत ही मतलब मुश्किल लगे, लेकिन इनको समझने में भी मुश्किल आएगी आपको। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट, और लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। इन द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज इन यूर हायर क्लासेज, यानी कि आगे की बुक में और जैसे जैसे तुम हायर क्लास में जाओगे, जैसे 9th एंड 10th में, यू विल रीड मोर अबाउट दी डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और तुम और रीड करोगे अलग अलग फीचर्स के बारे में जो कि हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में है, एंड अंडरस्टैंड मोर सस्टेंटिवली व्हाट दे मीन, और इसका ठोस रूप से इसको और अर्थ जान पाओगे। तो ये एक कहेंगे कि स्टार्टिंग है आपकी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, हमें इसकी नीड क्यों हुई, इसमें क्या क्या चीजें हमें दी गई है, इसकी फीचर्स क्या क्या है, यही चीजें हमने इस लेसन में सारी रीड की। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, और यहाँ हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस लेसन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा।